प्यारे बच्चों, इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उत्पादन संभावना वक्र के बारे में चर्चा की थी। कुछ तकनीकी कारणों से कुछ बच्चों का फोन आया था कि जो वीडियो था स्पष्ट दिखाई नहीं, कहीं आवाज़ स्पष्ट नहीं आई है। थोड़ा सा मैं रिकैप कर लूँ उसको पहले। उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? थोड़ा सा अगर आप अपने गाँव में ही देखिए कि एक किसान के पास, माना हम खरीफ की फसल की बात करते हैं कि जब किसान फसल बोते हैं तो साथ में 2-3 फसलें बोते हैं। जैसे मड़ुआ बोया बरसात के समय में तो साथ में उनने दालें भी बोते हैं। या हम यहाँ रबी की फसल में बात करते हैं, यदि कोई किसान गेहूं बोता है तो साथ में जैसे मसूर या फिर अन्य दालें भी, चने, ये चीज़ें भी बोते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी जो संभावना, उत्पादन संभावना की बात यहीं पर शुरू होती है कि एक किसान के पास जो साधन सीमित हैं, उन सीमित साधनों को किस प्रकार से प्रयोग करे कि वह अधिकतम उत्पादन कर सके। यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी कि एक किसान के पास माना 10 नाली जमीन है, वह पूरी जमीन में मड़ुआ बो देता है तो दाल का उत्पादन शून्य हो जाएगा। एक हमारा बनता है कि पूरी जमीन में उसने मड़ुआ बोया तो मड़ुए 50 कुंटल हो गया और दाल शून्य हो गई। दूसरी संभावना बनती है कि उसने थोड़ा मड़ुए की मात्रा कम की, थोड़ा दाल उत्पादन करना था, तो अब उसने क्या किया कि 45 कुंटल मड़ुआ 1 कुंटल दाल उत्पादन करने का उसका लक्ष्य था, तो उसने मड़ुए को कुछ छोड़ना पड़ा। इस प्रकार से जितना वो दाल का उत्पादन बढ़ाता जाएगा, मड़ुए का उत्पादन कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास खेत सीमित है, खेत उसके पास अधिक मात्रा में नहीं है। इसी प्रकार जब जाएगा वो, अगर वो चाहेगी वो पूरा दाल का ही उत्पादन करेगा तो मड़ुआ शून्य करना पड़ेगा। वहां पर ये ग्राफ और चित्र कल वीडियो में मैं पीडीएफ में डाला है, उसमें देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से। तो ये उत्पादन संभावना वक्र का जो वक्र बनेगा वो इस प्रकार से हमने कल बनाया था कि ये इसका ढाल इस प्रकार से होता है, मध्योदय होता है मूल बिंदु की ओर, ये उत्पादन संभावना वक्र है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि एक किसान के पास बहुत सारे विकल्प हैं। वो विकल्प या संभावनाएं, जो उसके पास विकल्प हैं, वो संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को जब हम वक्र में दिखाते हैं तो उसको ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अगर इसको परिभाषित करना है तो सीधा सा है कि एक उत्पादक अपने उत्पादन के साधनों और स्थिर तकनीक का प्रयोग करते हुए जब 2 वस्तुओं का उत्पादन करता है तो जितनी उसके पास संभावनाएं बनती हैं, उन संभावनाओं को जब हम वक्र में दिखाते हैं तो उसको उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसका पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है वो है उपभोक्ता का व्यवहार। आज का टॉपिक है उपभोक्ता का व्यवहार। अब सबसे पहले हमें देखते हैं कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता वह जो किसी वस्तु का या सेवा का उपभोग कर रहा है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। अर्थशास्त्र की 5 जो विषय वस्तु थी, 5 टॉपिक थे, कक्षा 11 में आपने पढ़े हैं। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व के बारे में। तो उसमें सबसे पहला उपभोग जो हमारा होता है कि किसी वस्तु में जो उपयोगिता का सृजन किया गया है, उस सृजन का जो यूज कर रहा है, उस उपयोगिता का प्रयोग कर रहा है, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, हम उपभोक्ता हैं। या हमने मोबाइल में बात की, हम सेवा के उपभोक्ता हैं, सेवा प्रदाता कंपनी हमें सेवा दे रही है। तो इस प्रकार से हम अब आज उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता के व्यवहार में सबसे पहले बात आती है कि उपभोक्ता का जो बजट सेट, एक टॉपिक आपके पास होगा वहां पर, बजट सेट। बजट सेट किसे कहेंगे? अब बजट सेट का मतलब, माना एक, पहले आप उदाहरण समझिए फिर परिभाषा हम देखते हैं। माना एक उपभोक्ता के पास 100 रुपए है, 100 रुपए है, उसने 2 वस्तुएं खरीदनी है, एक पेन खरीदनी है और दूसरा कॉपी खरीदनी है। पेन की कीमत है 10 रुपए प्रति इकाई और कॉपी की कीमत है 20 रुपए प्रति इकाई। अब उसके पास अनेक प्रकार के विकल्प बनेंगे। फिर यहाँ विकल्प बन रहे हैं। आपको पहले बताया था कि अर्थशास्त्र का जब हम देखते हैं कि शुरुआत ही चुनाव से होती है, यहाँ भी चुनाव करना है उसको, तो विभिन्न विकल्प बन रहे हैं। जैसे माना उसने कहा 10 की 10 पेन खरीदने, 100 रुपए खर्च हो गए उसके, तो कॉपी शून्य खरीदेगा, एक विकल्प दे गया, एक सेट बन गया। अगला देखते हैं उसमें कि उसने सोचा कि मैं केवल एक कॉपी खरीदना तो 8 पेन खरीदेगा, 8 पेन खरीदे तो एक कॉपी के लिए पैसा बचेगा 20 रुपया उसको, और 80 रुपये यहाँ खर्च जाएगा। इस प्रकार से वो
जब कॉपियां अधिक खरीदनी होती हैं तो पेन की मात्रा को कम करता रहेगा, पेन की मात्रा को कम करता रहेगा अगर उसने कॉपी अधिक खरीदनी होती है। तो इस प्रकार से एक एक इकाई यहाँ कम होती रहेंगी, वहां बढ़ती रहेंगी, अंत में इस स्थिति आएगी कि वह शून्य पेन में 5 कॉपी खरीद सकता है, 200 रुपये खर्च करके। तो ये जो विभिन्न सेट बन रहे हैं इसी को हम बजट सेट कहते हैं। अर्थात एक उपभोक्ता अपनी आय से किसी वस्तु की दी हुई कीमत पर जितनी इकाइयों के विभिन्न संयोगों या विभिन्न विकल्पों को खरीद सकता है, उन विकल्पों के समूह को बजट सेट कहते हैं। ये सब बजट सेट है। और इसके बाद अगला इसी में एक टॉपिक आता है कि बजट रेखा। इसी में आएगा बजट रेखा। अब बजट रेखा क्या है? जैसे कल आपने उत्पादन संभावना वक्र में देखा था कि जो उत्पादन संभावनाएं थी उनको हमने एक ग्राफ में रेखाचित्र से प्रदर्शित किया था, तो उसको हमने उत्पादन संभावना वक्र कहा था। उसी प्रकार से जब हम बजट सेटों को, जो हमारे बजट सेट हैं, उन बजट सेट को एक रेखाचित्र में प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम कहते हैं बजट रेखा। यहाँ पर हमने ले दिया पेन की मात्रा, यहाँ पर ले दिया कॉपी की मात्रा, ये हमारी पेन है 10, 20, 30, 40 प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 तक पेन खरीदा है, यहाँ से कॉपी खरीदा है 5, 6 तक। इस प्रकार से ये विभिन्न संयोग बन रहे हैं। उसको शून्य उसने खरीदी थी पहले 10 पेन, शून्य कॉपी। अगली स्थिति में उसने खरीदी 8 पेन कम की तो कॉपी की मात्रा 1 बन गई। अगली बार उसने पेन और कम किया, 6 पेन आई तो फिर उसके बाद 2 कॉपी खरीदने का पैसा बच गया। तो इस प्रकार से ये सब बनते रहते हैं। इसको हम जो रेखा जारी है, इस रेखा को ही हम बजट रेखा कहेंगे। इस प्रकार की जो रेखा है ये बजट रेखा है, ये हमारी बजट रेखा हो जाएगी, इसको बजट रेखा कहेंगे। अब ये इसके आगे एक टॉपिक और होगा बजट रेखा का समीकरण। बजट रेखा का समीकरण क्या है? इसमें देखिए बजट रेखा समीकरण सीधा सा है P1x1 प्लस P2x2 इक्वल्स m। ये समीकरण है बजट रेखा का समीकरण। इसमें हम देखते हैं जो P1 है पहली वस्तु की कीमत है, x1 है पहली वस्तु की मात्रा है, दूसरा P2 है दूसरी वस्तु की कीमत और x2 है दूसरी वस्तु की मात्रा और m है उसके पास उपभोक्ता की आय। अगर हम देखें कहीं पर इसको एक क्वेश्चन इसमें आता है कि एक प्रश्न आएगा, एक उपभोक्ता के पास 100 रुपए हैं, उसकी आय 100 रुपया है और उसमें से वह 2 वस्तुओं का क्रय कर रहा है जिसमें एक वस्तु की कीमत 10 रुपया, दूसरी वस्तु की कीमत 20 रुपया है। अगर वह पहली वस्तु की 6 इकाइयां खरीदता है तो दूसरी वस्तु कितनी इकाइयां खरीदेगा? ये प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। तो इसमें जो हमें ज्ञात करना है उसको छोड़ देंगे। जैसे हमने दिया था P1 पहली वस्तु की कीमत 10 रुपया है हमें दिया है और P2 दूसरी वस्तु की कीमत 20 रुपया है, ये हमें दिया हुआ है और पहली वस्तु की मात्रा हमें दिया है 6 इकाई का। दूसरी वस्तु कितना खरीद पाएगा ये ज्ञात करना होता है। इसमें कुछ भी आप मान रख देंगे, P1 का मान 10 गुणा P2 का मान है x1 का मान 6 धन P2 का मान 20, हमें x2 पता नहीं है, x2 को ऐसे लिख देंगे बराबर 100 रुपया उसकी आय है। इसको बीजगणित से सॉल्व कर देंगे, आपका आ जाएगा 6 आपका 60 20 गुणा x2 बराबर 100। तो ये आपका x2 यहाँ रह जाएगा 20 गुणा x2 यहाँ रह गया बराबर 100 ऋण 60 वहां जाकर के घट जाएगा। तो x2 बराबर हो जाएगा 40/20 या x2 कितना खरीद है? 2 इकाइयां खरीद पाएगा, अर्थात दूसरी वस्तु की 2 इकाइयां खरीद पाएगा। इस प्रकार से इसमें अनेक प्रश्न बन सकते हैं। आप भी प्रयास करें, कभी इस इकाई को खत्म करें कि हमें ये निकालना है, कभी ये निकालना है, कभी आय भी निकालना हो सकता है, तो ये सब निकाल सकते हैं आप। ये आपका बजट रेखा का समीकरण और बजट सेट, इसके बारे में जानकारी दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि उपयोगिता, उसमें आपका कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उसके बाद उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। अब सबसे पहले देखें कि उपयोगिता क्या है, फिर हम देखेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता।
कुल उपयोगिता उपयोगिता, जैसे कि हम किसी भी वस्तु की वह क्षमता है जो किसी उपभोक्ता की किसी आवश्यकता की पूर्ति कर सके, उसको उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमारे पास चेयर है, हम चेयर में बैठ रहे हैं, हम उस चेयर की उपयोगिता का प्रयोग कर रहे हैं, हम उपभोक्ता हैं और वह उस जो चेयर का हम प्रयोग कर रहे हैं उपयोगिता है। तो अब जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की एक समय में माना जितनी भी इकाई का उपभोग कर रहा है, माना कोई रोटी खा रहा है तो एक समय में कितनी रोटियां खा ले रहा है, वो माना उसने 5 रोटी खाई तो 5 रोटी के खाने से उसको कितनी कुल संतुष्टि मिली, उसको हम अगर संख्यात्मक मापते हैं तो उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। एक समय में उपभोग की गई इकाइयों से जो प्राप्त उपयोगिताओं का योग होगा उसको हम कुल उपयोगिता कहेंगे। और दूसरी ओर सीमांत उपयोगिता, जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों का उत्तरोत्तर उपभोग कर रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एक समय में लगातार उपभोग कर रहा है, तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उस उपभोक्ता के लिए सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। माना हम उदाहरण देते हैं, ये हमारी इकाइयां हैं, वस्तु की इकाइयां, और ये सीमांत उपयोगिता है। जैसे किसी व्यक्ति ने पहली इकाई का उपभोग किया, उसको उससे 50 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, और दूसरी वस्तु के उपभोग करने से उसको 40 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, तीसरी वस्तु के उपयोग करने से उसको 28 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, और चौथी वस्तु के उपभोग से उसको 15 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, और पांचवी से 5 के बराबर, छठी से 0, और सातवीं का उपभोग भी करता है तो वह माइनस में जाएगा, माना उसको -2 उपयोगिता प्राप्त हुई, अर्थात उसको नुकसान हो रहा है। तो ये सीमांत पहली से कितना उसको, अर्थात हमें कह सकते हैं कि अगर हम इसको मापनीय माने, इसको हम संख्यात्मक रूप में नापें कि हम कहते हैं कोई व्यक्ति माना भूखा है तो वह पहली रोटी के लिए वह 50 रुपए देने तक तैयार होता है। अगर थोड़ा उसकी भूख मिट जाएगी तो अगली रोटी के लिए 50 भी देना चाहेगा, थोड़ा कम देना चाहेगा, तो यह इस प्रकार से ये घटती रहती है सीमांत उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता की हम बात करते हैं तो ये आपका पहली से ये है, इनको जोड़ते रहेंगे कुल उपयोगिता निकलती रहेंगी, इनको जोड़ते रहेंगे तो इस प्रकार से कुल उपयोगिता जोड़ते निकलेंगी। लास्ट में यहां जाकर के फिर 128 यहां पर सेव रहेगी, फिर ये घट के 126 कुल उपयोगिता भी घटने लग जाएगी। तो ये आपका सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का संबंध है। इसको अगर हम ग्राफ से दिखाना चाहें तो ग्राफ में इसका प्रदर्शन इस प्रकार से किया जाएगा। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हम 0 से चले थे तो यहां से जो कुल उपयोगिता होगी, कोई उपभोग नहीं किया है, कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है, जैसे जैसे उसने उपभोग किया इस प्रकार से कुल उपयोगिता उसकी बढ़ती रहती है। और सीमांत उपयोगिता हमारी शुरू यहां हुई थी, तो सीमांत उपयोगिता यहां से घटना शुरू हुई थी, घटती रहेगी, और जहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम थी ये, वहां पर सीमांत उपयोगिता 0 होकर माइनस हो जाएगी, तो कुल उपयोगिता भी घटने लग जाएगी। ये टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल एमयू सीमांत, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस प्रकार से। ये हमारा इनका देखिए एक संबंध होता है कि टीयू और एमयू में क्या संबंध है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। देखिए 2-3 पॉइंट इसमें है। सबसे पहले जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, तो उस समय सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। यहां तक मान धनात्मक है इसका, जब हम 5 में पहुंचे थे वहां तक कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उस समय 0 होती है। यहां पर स्थिर होगा एक पॉइंट यहां पर, तो कुल उपयोगिता अधिकतम उस समय सीमांत 0, जैसे ही सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तो कुल उपयोगिता घटने लगेगी। ये इनके आपस में संबंध है। इसके साथ एक सिद्धांत आता है इसी में, जो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उपभोक्ता के व्यवहार में कहा जाता है, जिसमें जो उपभोक्ता के व्यवहार के हम जितने भी सिद्धांतों का, जितने भी हम परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, इस सिद्धांत का उपयोग सब जगह होगा। वह है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम।
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, अर्थात जो सीमांत उपयोगिता है वह निरंतर घटती रहती है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम भी कहते हैं। ह्रास का मतलब घटना होता है, डिमिनिशिंग। तो घटती हुई सीमांत उपयोगिता कहिए या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहिए, एक ही बात है। और इसी को गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं, क्योंकि एच.एस. गोसेन ने सबसे पहले इस नियम को दिया था, इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब यह नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करता है तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती रहती है। यह आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। अब हम इसमें देखते हैं, एक सारणी के हिसाब द्वारा हम इसको स्पष्ट करेंगे। माना ये वस्तु की इकाइयां हैं और ये आपकी सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है वह है वस्तु इकाइयां 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 7 तक। और सीमांत उपयोगिता 20। मैंने बताया था कि सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती रहती है, तो घटेगी। अगली इकाई में 16 होगी, अगली में 10 होगी, अगली में 5 होगी, फिर 0 होगी, फिर माइनस में 6 हो जाएगी। इस प्रकार से घटते घटते ये घटती रहेगी। एक बार जब यहाँ पर 0 होगी, इसको हम पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहेंगे, अर्थात इस बिंदु के बाद उस व्यक्ति ने उपभोग करना बंद कर देना चाहिए। पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर उपभोग बंद कर देना चाहिए। अगर उसके बाद भी उपभोग करता है तो उसको उसका नुकसान होगा। जैसे हम देखते कुल उपयोगिता अधिकतम थी, उसके बाद कुल उपयोगिता भी घट रही। इसका मतलब वो पैसे बर्बाद कर रहा है, इसलिए वो माइनस में जा रहा है। उससे उपयोगिता नहीं मिल रही है, उसको उसकी बर्बादी हो रही है, इसलिए माइनस में सीमांत उपयोगिता यहाँ पर जा रही है। सीमांत उपयोगिता माइनस में ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन कुल उपयोगिता ऋणात्मक नहीं होती है सामान्य परिस्थिति में। तो ये आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम था। और इसके बाद इसकी कुछ मान्यताएं हैं कि किन बातों पर यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कार्य करेगा। सबसे पहला इसमें यह है कि जब कोई व्यक्ति उपभोग कर रहा है, जिसकी हम गणना कर रहे हैं, तो वह उपभोग एक निश्चित समय में करे, मतलब लगातार उपभोग करे, निश्चित समय में उपभोग करे। दूसरी बात, जो वस्तु का उपभोग कर रहा है उस वस्तु की जो इकाइयां हैं वह समरूप हों, मतलब सब बराबर बराबर इकाइयां होनी चाहिए। छोटी बड़ी होगी तो फिर उपयोगिता का ये ह्रास का नियम लागू नहीं होगा। तीसरी बात कि जो वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उस समय में उस वस्तु के कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कीमत में कमी या अधिकता होगी तो फिर उसके बाद भी उसके उपभोग में प्रभाव पड़ेगा उसका। और चौथा इसका पॉइंट है कि उस उपभोग के दौरान उपभोक्ता की आय नहीं बढ़नी चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जो रुचि है, फैशन है, इसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के जो मान्यताएं थी या जो उसके लिए आवश्यक शर्तें हैं वो है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मुझे आशा है कि आज आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन सकेंगे, स्पष्ट रूप देख सकेंगे। और इस जो आपको पढ़ाया है अभी, इसका जो PDF फॉर्म है मैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूंगा शाम को। वहां से देखिए और यहाँ से सुनिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। और इसके नोट्स जरूर बनाएं। और जब वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक भी करें, क्योंकि मुझे दिखेगा कि किन किन लोगों ने वीडियो देखा है और कितने समय तक देखा है। तो इसके साथ ही धन्यवाद।